वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी सलामती की खिलाफ वर्जी की। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। इक़दामात ना किए तो तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। इसराइल ने जारहियत के जरिए अमन की कोशिशों को शदीद धचका दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि UN सिक्योरिटी काउंसिल गजा में फौरी सीज़ फायर करवाए। गजा में तिब्बी अमले को फौरी रसाई दी जाए। बजाय खामोश रहने के हमें मुत्तहिद होना होगा। इस जारहियत के बाद सवाल है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। इसराइल की तरफ से आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाना काबिल मज़म्मत है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी हैं। गजा में शहरी आबादी को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हैं। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। दोहा में मुनक़िदा अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। उन्होंने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान, मिस्री सदर और मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मिले। इजलास इसराइल के कतर पर हमले और ख़ित्ते में इसके असरात पर तबादला ख्याल के लिए तलब किया गया था। मुलाकातों में इलाक़ाई अमन, ताउन और इसराइल की हालिया जारियत के खिलाफ यकजहती पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया वो कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को मुस्तरद करे और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत जारी रखे। इसराइली इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार करती। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास से खिताब कहा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारहियत थी और इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। कतर ने सालिस के तौर पर खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की, लेकिन इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबूताश करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। इसराइल की तरफ से आलमी क़वानीन की संगीन पामाली लम्हा फ़िक्रिया है। हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान का जारियत के लिए इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। इसराइल ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को जवाबदेह ठहराना होगा। इराक़ के वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाल सुदानी ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइली जारियत ने खित्ते के मसाइल को संगीन कर दिया। इसराइल की बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी की खामोशी मायने ख़ेज़ है। आलमी बरादरी को दोहरा मयार तर्क करना होगा। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी कहते हैं कि इसराइल के जारहाना इक़दामात पर खामोश नहीं रह सकते। फ़लस्तीन में इंसानियत सिसक रही है और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच में अपनाए जाने वाले रवैये पर सख्त एक्शन लेते हुए रेफरी तब्दील न करने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC को वाज़ेह कर दिया है कि मैच रेफरी तब्दील न किया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। इस हवाले से चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि PCB ने ICC को शिकायत की है। मैच रेफरी ने क्रिकेट के स्प्रिट के खिलाफ इक़दाम किए। मैच रेफरी की जानिब से ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर बाज़ाब्ता शिकायत की गई है। PCB ने एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के नामुनासिब रवैये पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बाज़ाब्ता खत लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक PCB ने अपने खत में भारतीय टीम के तर्ज अमल को ICC के क़वानीन की मनाफी करार देते हुए ICC से इस मामले पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का रवैया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ था, जिससे मैच की रूह मुतासिर हुई। PCB ने मामले पर ताख़ीर से रद्द-ए-अमल देने पर इदारा जाती कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहिला को उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। ज़राए का कहना है कि उस्मान वाहिला को ICC को देर से शिकायत अरसाल करने की वजह से मुअत्तली का सामना करना पड़ा। इस हवाले से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। PCB किसी भी ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा जो कौमी वक़ार को नुकसान पहुँचाए, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हो या बैनुल-अक़वामी सतह पर।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सैलाब मुतासरीन को 3 वक्त का खाना दे रहे हैं। मुखालफिन तनकीद इस बात पर करते हैं कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गवर्नेंस के एतबार से बदतरीन निज़ाम गुजरात का है। गुजरात के लोग हुक्मरान भी रहे लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। कई दफ़ा जब मुझ पर तनकीद होती है तो हैरानगी होती है कि मुझ पर तनकीद करने वाले सुन ले, मैं आपकी बेबसी समझती हूँ। उनकी बातें करना और गालियाँ देना आती हैं और काम करना नहीं आता। तनकीद करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल है। मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। इमदादी टीमों ने सैलाब मुतासरीन की कीमती जानों को बचाया, मुतासरीन के मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। सैलाब के बाद अभी तक पंजाब में कोई वबा नहीं फूटी। जो कहते हैं कि सीएम क्यों बाहर निकलती हैं, जब सीएम मैदान में होता है तो सबको काम करना पड़ता है। सीएम लीड करता है और उसके पीछे टीम काम करती है। बाकी तमाम सूबे ऐसे हैं कि किसी का नाम नहीं लेना चाहती लेकिन वहाँ सीएम और न सिस्टम काम करता है। मरीम नवाज ने पीटीआई का नाम लिए बगैर कहा, जब उनका वज़ीर आज़म था तो शीशे वाली ऐनक लगाकर फ़ज़ाई दौरा करता था। उनका वज़ीर आज़म कहता था कि सैलाब आ गया है। सैलाब आने के 15 दिन बाद होश आया और फिर फ़ोटो सेशन करवाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कतर पर इसराइली हमले के बाद दोहा में होने वाले हंगामी इजलास में तजवीज़ दी है। इसराइल के अज़ाइम की निगरानी और तौसी पसंदाना मनसूबे को रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स कायम की जाए। हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की वज़ीर ख़ारजा की तैयारी के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम एक बार फिर यहाँ जमा हैं ताकि एक और गैर कानूनी इसराइली हमले पर गौर कर सकें जो एक बरादर और ख़ुद मुख्तार रियासत पर किया गया है। ये वाज़ेह होता है कि इसराइल आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। और अमरीका ने एक बार फिर इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप चाहते हैं कि गज़ा जंग इसराइली यरग़मालियों की रिहाई के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हमास अब किसी के लिए ख़तरा नहीं रहेगी। गज़ा के लोग एक बेहतर मुस्तक़बिल के मुस्तहिक हैं और ये बेहतर मुस्तक़बिल उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकता जब तक हमास का ख़ात्मा नहीं हो जाता। इस मौके पर नेतन्याहू ने सदर ट्रंप की तारीफ और उन्हें सबसे बड़ा दोस्त करार देते हुए कहा कि मार्को रूबियो का दौरा एक वाज़ेह पैगाम था कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली मौक़िफ़ दोहराया कि मग़रिबी ममालिक के तेज़ी से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के अमल से कोई फ़ायदा न होगा। अलबत्ता हमास की हौसला अफजाई हुई है। फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के 31 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर 13 और 14 सितंबर को लकी मरवत और बन्नू में कार्रवाइयाँ की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस से बुनियाद पर ऑपरेशन करके खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। लकी मरवत में दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता खवारिज को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस से बुनियाद पर दूसरी कार्रवाई बन्नू में की। फायरिंग के तबादले में मजीद 17 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। शहर कायद में 100 से ज़ायद कमसन बच्चियों को जिनसी हवस का निशाना बनाने वाले दरिंदा सिर्फ शख्स के खिलाफ मुकदमात की तादाद 7 हो गई है। मुलजिम कम उम्र बच्चियों को खाने पीने की अशिया और पैसों का लालच देकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता था और वीडियोस बनाता था। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जीशान बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिफेंस थाने में मौजूद हूँ जहाँ पर उस जिनसी दरिंदा सख्त शख्स जो इंसान है कुछ रोज़ कबल डिफेंस पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया था, जिसने 100 से ज़ायद मासूम बच्चियों, कमसिन बच्चियों को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया था, ब्लैकमेल करता रहा उनको। 100 से ज़ायद वीडियोस इसके मोबाइल और USB से बरामद हुई हैं। अब तक इस केस में जो अपडेट हैं उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पहले इसके ऊपर 3 FIR जो हैं वो दर्ज की गई थी। ताहम अब मज़ीद जो है वो 3 मुतासरीन जो है वो भी सामने आ चुके हैं, जिन्होंने आकर इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिफेंस को अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस दरिंदे इंसान से कि इसने कमसिन बच्चियों के साथ क्यों कर और कैसे ज़्यादती की और क्या इसके मुहरकात थे इसके पीछे, उनके वीडियो बनाने का क्या मकसद था, इससे जानते हैं। सर ये आदत हो गई थी सर, पहले बताया था मैंने सर, बस ये जो है ना आदत लग गई थी सर। तो ये कितने साल से कितने साल तक की बच्चियां थी जिसके साथ तुम ये जिनसी हवस का निशाना बनाते थे जिनको?
سر 9 سال 10 سال 8 سال 12 سال 13 سال اس طرح سر 14 سال آخری. تو چلو یہ تو تم ان کو بلیک میل کر کے کام کرتے ہی تھے, تم ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا ان سے؟ سر ویڈیو مطلب یعنی کہ سر میں اس لیے بناتا تھا کہ بعد میں دیکھتا تھا سر, یہ منی مطلب یعنی کہ کسی کو آگے بھیجی یا یہ وہ کام میں نے نہیں کیا سر, میں بعد میں دیکھتا تھا سر. خوف نہیں آیا, خدا کا خوف نہیں آیا تمہیں؟ سر میں شرمندہ ہوں لیکن بہت دیر ہو گئی سر اب تک سر. جی بالکل, یہ درندہ صرف جو شخص ہے جس نے 100 سے زائد جو ہے کم سن معصوم بچیاں جن کی عمریں 9 سال سے لے کے 12 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں, 100 سے زائد بچیاں ہیں جن کو اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا, بلیک میل کیا, ان کو جنسی ہوس کا نشانہ بناتا رہا, ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز بناتا رہا. اس درندہ صرف جو شخص ہے اس کو کل ریمانڈ پورا ہونے کے بعد عدالت کے سامنے دوبارہ سے پیش کیا جائے گا, اور اس سے مزید انویسٹیگیشن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس سے انویسٹیگیشن کے لیے عدالت سے مزید جو ریمانڈ ہے اس کا وہ اس کے لیے استدعا کی جائے گی. بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. شرح سود 11% برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا جس میں ملکی اور غیر ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک میں سیلاب کے باعث شرح سود برقرار رکھی گئی اور اسی صورتحال کے پیش نظر اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے بنیادی شرح سود 11% پر برقرار رکھا, جبکہ دوسری جانب اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کے فیصلے پر صنعت کاروں نے شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے. ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر کا کہنا ہے کہ فیصلے سے پیداواری لاگت بڑھے گی اور برآمدات میں کمی ہوگی. دریائے سندھ میں گڈو, سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے جہاں پانی کا بہاؤ بڑھ کر 6,35,000 کیوسک ہو گیا. سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور یہاں پانی کی آمد 5,06,000 کیوسک ہو گئی ہے. کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور بہاؤ 2,68,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن, راجن پور, چاچڑا شریف اور پانی کی سطح 11.7 فٹ پر آ گئی ہے. لاڑکانہ سیون حفاظتی بند کے عاقل آگاہی لوب بند کے مقام پر بڑا ریلا گزر رہا ہے. 20 سے زائد دیہات ڈوبنے کے باوجود کچے کے رہائشی منتقل ہونے پر تیار نہیں. بند کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر منگوا لیے گئے. صوبہ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود جنوبی علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. سیلاب کے ریلے جنوبی پنجاب سے آگے بڑھتے ہوئے سندھ میں بھی تباہی پھیلانے لگے. کچے کے علاقے میں سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے. شجاع آباد کے علاقے جلال پور میں 45 سالہ شخص اپنے مویشیوں کو سیلابی پانی سے باہر نکالنے کی کوشش میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. پولیس نے لاش کو قانونی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا. دریائے ستلج میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے چشتیہ کے 47 موزجات زیر آب آ گئے. موزہ, راجو شاہ, بونگا اور مزید شاہ, بلاول, میرن شاہ شدید متاثر ہوئے. گنا, چاول, مکئی اور تل کی فصلیں زیر آب آ گئیں, جبکہ 48,183 ایکڑ زرعی رقبہ بھی متاثر ہوا. چاچڑا کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب سے درجنوں بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی. اوش شریف کے 25 دیہات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. چک اور بڈانی, سرور آباد, اسماعیل پورہ, جھانگرہ شرکی, خیرپور, ڈاہا شدید متاثر ہوئے. اوش شریف کے 36 موزجات میں مکانات منہدم ہو چکے ہیں اور ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں بھی ڈوب گئیں. سیلاب میں پھنسے متاثرین کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے, جبکہ پرائیویٹ کشتی مالکان سامان منتقل کرنے کے لیے 40,000 روپے تک وصول کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی ملاقات. اجلاس میں آئندہ مونسون کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 300 روزہ ماحولیاتی پلان بنانے پر اتفاق کیا گیا. اجلاس میں طے پایا کہ چاروں صوبے اپنی تجاویز اور منصوبے پیش کریں گے تاکہ بروقت تیاری ممکن بنائی جا سکے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سکھر بیراج کی گنجائش بڑھانی ہوگی اور دریائی بندوں کی حالت نازک ہے. جاپان اس سلسلے میں مدد فراہم کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ رائٹ اور لیفٹ بینک پر قدرتی پانی کے راستے بحال نہ ہوئے تو مزید تباہی ہوگی. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کم کرنے کے لیے عالمی برادری کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی اور کاربن کریڈٹ مارکیٹ کھولنا ہوگی, جس کے لیے وفاقی حکومت تعاون کرے گی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ موسم کی پیشگوئی کے نظام کو جدید بنایا جائے تاکہ بارشوں اور سیلاب کے نقصانات کم سے کم ہوں اور عوام کو بروقت آگاہی مل سکے. ہاؤسنگ اتھارٹی امپلائیز یونین کا اجلاس شاندار اور پرجوش انداز میں منعقد ہوا, جس کی صدارت یونین کے صدر ملک نصیر کھوکھر نے کی. اجلاس میں جنرل سیکرٹری مجیب گریوال نے کہا کہ انتظامیہ ملازمین کے مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے اور ادارے کی مالی صورتحال تشویشناک ہے. ملازمین نے میڈیکل الاؤنس میں کٹوتی کو یکسر مسترد کرتے ہوئے فوری بحالی کا مطالبہ کیا. اجلاس میں
پیٹی کیش، ٹرانسپورٹ اور TADA پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا گیا اور گریڈ 17 اور 18 کے افسران سے گاڑیاں اور فیول کارڈز واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ یونین نے خبردار کیا کہ ملازمین کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو احتجاج کیا جائے گا۔ صدر ملک نصیر کھوکھر نے کہا کہ مطالبات منظور نہ ہونے پر یونین آئینی حق کے مطابق احتجاج کرے گی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔